पढ़ा रहे थे ना, nth ऑर्डर तो हो गया था कंप्लीट। हाँ चलो, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। कौन कौन से ये बताए थे तुम लोग को कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर वो देख के नहीं बताया जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग है आज का एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट या मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड की, ग्राफ का हेल्प ले। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड ये देख चुके हैं हम लोग कि हर एक जैसे जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन क्या आता था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ये आ रहा था ना जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर के केस में एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा था, इसका टी जीरो ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू कितना आ रहा था, टी हाफ आ रहा था सी नॉट बाय 2t 2k। ठीक है, सी नॉट बाय 2k टी हाफ आ रहा था, ये जीरो ऑर्डर के लिए जब n का वैल्यू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर 1 है तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, ct का एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, ct इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, लेकिन ये जब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गया, लेकिन जीरो ऑर्डर में ये इक्वेशन कैसा था, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन था। इसके लिए जब हम लोग टी हाफ का वैल्यू कैलकुलेट किए तो ये आ गया ln 2 बाई के, ये बिल्कुल कांस्टेंट आ गया। ये n इक्वल टू 2 में करेंगे तो n इक्वल टू 2 में भी ये चेंज हो गया, n इक्वल टू 3 में। तो ऐसे देखेंगे हम लोग कि हर एक जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होते जाएगा उसका इक्वेशन ऑफ ये हम लोग जो रिलेट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन एट टाइम टी को, तो उसको टाइम के साथ रिलेट करने वाला इक्वेशन भी क्या होते जाएगा, वो चेंज होते जाएगा। तो अगर इक्वेशन भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ग्राफ का नेचर भी क्या होते जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर तुमको ग्राफ मेंशन किया होगा तो ग्राफ का नेचर हम लोग देख के ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है, ये तुम लोग को जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बता चुके हैं, तो मेनली उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे एक ये दिया हुआ है, इधर वाई एक्सिस में लिया गया रेट और एक्स एक्सिस में लिया गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ तो ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, कौन से ऑर्डर का ये ग्राफ है। अगर ये ग्राफ तुमको मेंशन किया हुआ है और पूछा गया है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, सर जीरो ऑर्डर है हाँ सर जीरो ऑर्डर, हाँ जीरो ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सुन ऑफ लीजिए रिएक्टेंट। अनम्यूट नहीं बोल रहा है क्या कोई कुछ, आवाज आ रहा है सबको, हेलो। चलो ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चेंज हो रहा है, चेंज कर भी रहे हैं, तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रेट जो है हमेशा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ वो चेंज होने पे भी वो कांस्टेंट ही रह जा रहा है। तो ये किस केस में होता है, जीरो ऑर्डर में हम लोग देख भी चुके हैं। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लिखोगे तो रेट का इक्वेशन क्या आता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर, ए अगर रिएक्टेंट है यहाँ पे तो पावर जीरो आ जाएगा। तो ये हमेशा रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो ये देख के हम लोग ग्राफ बता सकते हैं कि ये n इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है ये। अब जैसा एक इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, इसमें बताना, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ देख के तुमको प्रेडिक्ट करना है कौन सा ऑर्डर का है। यहाँ दिया हुआ है ln का ग्राफ है, और ln रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया गया है y एक्सिस पे और वर्सेस टाइम में। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ये इस टाइप का है। बताओ तो कौन सा ऑर्डर का ये ग्राफ है, सर फर्स्ट ऑर्डर, हेलो। हाँ सर फर्स्ट ऑर्डर, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को, क्या आवाज नहीं आ रहा है सर?
हाँ, कोई आंसर दिया? कौन सा ऑर्डर का है ये बताओ। सर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे फर्स्ट ऑर्डर? देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन तुम लोग को बताए थे, k इक्वल टू या k इक्वल टू 1/t ln c नॉट बाय ct, था ना? ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना है हमको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे। तो हमको ct के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, kt इज इक्वल टू, t को उस साइड भेज दिए तो kt इक्वल टू ln c नॉट माइनस ln ct। ठीक है, और ये y एक्सिस पे ln ct ही लिया गया है और x एक्सिस पे टाइम लिया गया है। तो यहाँ पे देख लो, ln ct को हम लोग इस साइड ले आते हैं और ये क्या आ जाएगा, ln c नॉट माइनस के टी। तो देखो यही वाला इक्वेशन, इसी को रिप्रेजेंट किया गया। अब ये तो हो गया y एक्सिस पे ln ct, और x एक्सिस पे क्या लिया गया है, x एक्सिस पे टाइम है, ये x हो गया। तो y इक्वल टू ये क्या है, ये mx प्लस c वाला ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। देखो स्ट्रेट लाइन लीनियरली डिक्रीज कर रहा है वो। तो ये वाला जो वैल्यू है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ln c नॉट डिनोट कर रहा है। और इसका अगर स्लोप तुमसे पूछा जाए, m का वैल्यू, स्लोप क्या आ जाएगा इसके लिए, स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा बताओ। माइनस के। हाँ, स्लोप आ गया माइनस के इक्वल। ठीक है, माइनस के मतलब जो रेट कांस्टेंट है उसका माइनस ले लोगे, क्योंकि स्लोप यहाँ नेगेटिव है, दिख भी रहा है। तो ये इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये n इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफिकल मेथड को यूज करके हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे एक और ग्राफ बता रहे हैं, इसमें बताना कौन सा ऑर्डर है। ये टी हाफ लिया गया एक्स एक्सिस पे, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इनिशियल है। तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, बताओ तो कौन सा ऑर्डर ये डिनोट कर रहा है। बोलो। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। कौन सा ऑर्डर के लिए ऐसा आता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में तो बता चुके हैं ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा टी हाफ, टी हाफ उसके लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा। तो ये जीरो ऑर्डर में हम लोग देख चुके हैं ना, टी हाफ का रिलेशन तुम लोग को बताया था कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n-1 होता है। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना, टी हाफ को रिलेट करना है सी नॉट से। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब सी नॉट अज्यूम करो। तो देख लो किस केस में ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तभी आ जाएगा। देखो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इस केस में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सी नॉट आ जाएगा। तो वही सेम रिलेशन यहाँ पे, वही सेम ग्राफ ये डिनोट कर रहा है। तो ये कब आ रहा है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, जब n का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो ये ग्राफ मतलब कौन सा ऑर्डर डिनोट कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ का यूज करके, ग्राफ तुमको एक कोई दिया होगा, उसको यूज करके हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ग्राफ कोई भी दे सकता है, जो जो रिलेशन तुम लोग को पता है उससे रिलेटेड कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है, और उसको देख के तुमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये पहला तरीका तो ये हो गया कि ग्राफ का यूज करके हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें तुमको देखो, इनिशियल रेट मेथड है, तो इसमें तुमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया रहेगा। ठीक है, इनिशियली कितना लिए थे हम लोग, और वो कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तुमको 2-4 स्टेप में वो दिया रहेगा, 2-4 टाइम के लिए। और उसका इनिशियल रेट का वैल्यू तुमको दिया रहेगा कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना था तो उस समय रेट क्या था। ठीक है, जैसे इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू ही बताते हैं।
तो जैसे एक क्वेश्चन तुमको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है a प्लस 5b प्लस 6c, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हो रहा है 3l प्लस 3m में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखोगे, टोटल यहाँ पे 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखे हम लोग, तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर x, B पे पावर y और C पे पावर z। यहाँ पे x y z ये क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A B एंड C रेस्पेक्टिवली। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस केस में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z, तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको x y और z का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। अब x y z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुमको कुछ डेटा दिए रहेंगे। तो डेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इनिशियल रेट, ये इस टाइप का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो डेटा ही लिख देते हैं यहाँ पे। ये सीरियल नंबर दिया है, ये A0 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, B0 का कंसंट्रेशन और ये C0 का कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस साइड दिया हुआ है, टेबल ऐसे बनाया हुआ है, इनिशियल रेट, ठीक है। तो पहला जो है इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोलर है, ये सारा मोलारिटी में है, मोल्स पर लीटर है। ये भी 0.02 है और ये भी 0.02 है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल रेट इस समय है 2.08 इंटू 10 टू द पावर -3। सेकेंड केस में दिया गया है 0.01, ये हो गया 0.02, 0.02 और ये हो गया 1.04 इंटू 10 टू द पावर -3। तीसरा डेटा दिया हुआ है 0, ये A उतना ही है, B हो गया 0.04, C हो गया 0.02 और रेट इस समय हो गया 4.16 इंटू 10 टू द पावर -3। और फोर्थ दिया हुआ है 0.02, ये 0.02 और इस समय रेट है 8.32 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। चलो ये डेटा हमको गिवन है। अब ये डेटा का यूज करके हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना होगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B एंड विथ रेस्पेक्ट टू C, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो पहला तो वो कैलकुलेट करना है, दूसरा K का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो देखो इस इनिशियल रेट मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग A के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ऑर्डर क्या है। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, तुमको कोई दो डेटा चुनना होगा, कोई दो डेटा वैसा सेलेक्ट करना होगा जिसमें A का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हो और B और C कांस्टेंट हो, ठीक है। B और C में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और A का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो वैसा डेटा तुमको सेलेक्ट करना और फिर उसमें हमको देखना है कि A का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पे कितने टाइम्स का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग A के लिए निकालेंगे, A के रेस्पेक्ट में वो ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर B के लिए निकालना है तो B के लिए तुमको वैसा डेटा सेलेक्ट करना होगा जिसमें A और C कांस्टेंट है और सिर्फ B चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक करके दिखाते हैं। जैसे मान लो A के लिए हमको A के लिए पहले निकालना है, हमको X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको वैसा दो डेटा चुनना होगा जिसमें A चेंज हो रहा होगा और B और C कांस्टेंट है। कौन सा डेटा सेलेक्ट करना होगा बताओ, ये चारों में से? फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पहले वाले में तो तीनों इक्वल है, सेकंड वाले में देखो B और C उतना ही रह गया, सेम है। और A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। A का कंसंट्रेशन जस्ट हाफ कर दिया गया है ना। यस। तो रेट पे देखो क्या फर्क पड़ा, रेट पे कितने टाइम्स का फर्क पड़ा। A का कंसंट्रेशन अगर हाफ हो रहा है, B और C कांस्टेंट है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ा है देखो तो। रेट भी हाफ हो गया। हाँ, तो रेट भी हाफ हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि A का कंसंट्रेशन अगर हाफ कर रहे हैं तो रेट भी हाफ हो रहा है, मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A आ गया 1। ये बात समझ में आ गया सबको, क्योंकि A को अगर हाफ कर रहे हैं तो रेट भी हाफ हो रहा है, मतलब वो 1 पावर 1 होगा तभी ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया। अब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो उसके लिए कौन कौन सा डेटा सिलेक्ट करना होगा हमको, बताओ इन चारों में से। बी के लिए फाइंड आउट करना है तो कौन सा सेलेक्ट करना होगा, कौन सा दो डेटा कंपेयर करना होगा? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। हाँ चलो, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, चलो पहला और तीसरा ले लिए। तो पहला और तीसरा में देख रहे हैं ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और बी डबल हुआ है, दोगुना हो गया ना, बी 0.02 से 0.04 हो गया। तो यहाँ पे देखो ए और सी कांस्टेंट है, बी 2 टाइम्स हुआ, तो रेट पे क्या फर्क पड़ा देखो तो। 1, ये भी 1 ही हो जाएगा, मतलब तो रेट रेट दुगना देखो, हो गया। रेट 2 टाइम्स हो गया, 2.08 से 4.16। पावर भी देखते रहना यहाँ पे, ठीक है, पावर तो सेम है, तो ये ऑलमोस्ट ये पूरा पूरा 2 टाइम्स हो गया है। तो मतलब बी का कंसेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब बी पे डायरेक्ट। पावर क्या होगा, 1 ही होगा। तो बी के हाँ। रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 हो गया। तो ऐसे हम लोग निकाल लिए बी के रेस्पेक्ट में। उसी तरह अब सी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो सी के रेस्पेक्ट में कौन कौन सा दो डेटा सेलेक्ट करना होगा हमको, बोलो। 1 और 4th हो सकता है सर, हाँ 1 और 4th। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ ले लेंगे, देख लो। फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी डबल हुआ है। तो सी डबल हुआ है तो देखो 1 और 4 में रेट में क्या फर्क पड़ा है, रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, चेक कर लो। हाँ सी का सर। कंसेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस तो सर। इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स ही कर रहे हैं लेकिन रेट 4 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 पे पावर 2 होगा तभी तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना रेट। तो मतलब सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, है ना? तो ये हो गया इनिशियल रेट मेथड। हम डेटा ऑब्जर्व करके जो है वो इनिशियली हम लोग ये कंपेयर करके सारे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो तीनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, तो अब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के, 1 + 3। हाँ, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1 आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 1 आ गया, और कंसेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर 2 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पूछा जाए तुमसे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सारे ऑर्डर को सम कर दोगे, 1 + 1 + 2, तो ये कितना आ गया, 4। मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 4 है। अब यहाँ पे तुमको ये तो हम लोग ऑर्डर निकाल लिए, रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है ये कैलकुलेट हो चुका है। अब हमको रेट कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, तो कोई भी एक डेटा सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट वाला डेटा ही यूज करते हैं हम लोग। तो हमको रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है, सारे से सेम ही आएगा, तो हम पहला वाला डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो इनिशियल रेट हमको गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन 2.08 इंटू 10⁻³ के हमको फाइंड आउट करना है। और इस समय हमको ए का कंसेंट्रेशन पता है कितना है, 0.02 पावर 1। बी का भी कंसेंट्रेशन नोन है, 0.02 पावर 1 हो गया, और सी का भी कंसेंट्रेशन 0.02 और पावर क्या आ गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तब यहाँ से के सॉल्व करके नहीं निकाल पाओगे, इससे क्या आ जाएगा ना, कोई भी डेटा पुट कर सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ कोई भी पुट करो, के का सभी से वैल्यू सेम ही रहेगा। आ गया समझ में सबको? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है इस मेथड में? ठीक है, ये आसानी मेथड है, मतलब कंपेयर करना है तुमको, जैसे ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो तुमको वैसा दो डेटा सेलेक्ट करना है जिसमें बी और सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरह बी के लिए निकालना होगा तो ए और सी को कांस्टेंट रखना होगा, सी के लिए निकालना होगा तो ए और बी कांस्टेंट, और उसका हम लोग रेस्पेक्टिव रेट पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके कंसेंट्रेशन को चेंज करने से। हो जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट है किसी को इस मेथड में? तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से के का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तुम लोग।
चलो, तो ये सेकंड मेथड था रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का, इनिशियल रेट मेथड। तीसरा मेथड जो होता है, थर्ड मेथड, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड भी है। हीट एंड ट्रायल मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये तभी हीट एंड ट्रायल मेथड तुमको जनरली तभी अप्लाई करना है। एक मिनट रुकना तो। चलो, हेलो, यस आवाज आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कब अप्लाई करना है, तो ये इट इज जनरली अप्लाइड या एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये जनरली तभी एप्लीकेबल होगा जब एक ही रिएक्टेंट होगा। क्वेश्चन में अगर एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, ओनली व्हेन देयर इज वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो गया सर। हेलो, हाँ सर, आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? अब आ रहा, थोड़ी देर के लिए रुक गया था। चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, आवाज नहीं आएगा तो बोलना बीच में, ठीक है, क्योंकि लाइट कट गया। चलो देख, तो इस मेथड को इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड तभी अप्लाई करना है जब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कोई एक रिएक्टेंट है ए से, ये मान लो प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, सॉरी ये डेटा तुमको दिया रहेगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन है जब टी इक्वल टू 0 है, तो इस समय कंसंट्रेशन सी नॉट है। टी इक्वल टू टी1 हो गया तो इस समय कंसंट्रेशन हो गया C1। टी इक्वल टू टी2 हो गया तो कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, इसी तरह तुमको डेटा दिया रहेगा यहाँ पर, और तुमको ये डेटा का यूज करके तुमको इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, एज्यूमिंग जीरो ऑर्डर मेथड या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम करके जीरो ऑर्डर में कैसा एक्सप्रेशन आता है, Ct इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी आता है। तो यहाँ से यस सर। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दो वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू लेंगे हम लोग, और यहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो एक बार के यहाँ से आएगा। ठीक है, अब आफ्टर टाइम t1, टाइम t1 के बाद तुमको k का वैल्यू निकालना है। तो टाइम आफ्टर टाइम t1 k का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे k1 आ गया, तो k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी। अब t1 के बाद तो सी नॉट माइनस सी टी, और नीचे टाइम कौन सा लेना होगा तुमको, t1 माइनस 0 लेना होगा ये। ठीक है, अब आफ्टर टाइम t2, इसी तरह t2 के लिए निकालना है, तो t2 के लिए तुमको k2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k2 इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी, और यहाँ पे t2। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग हर एक टाइम पे k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे हर एक टाइम के लिए। जैसे t1 के लिए उसका C1 का कंसेंट्रेशन यूज करके हम लोग k1 का वैल्यू निकाले, उसी तरह t2 टाइम पे हम लोग कंसेंट्रेशन ये C2 का वैल्यू यूज करके हम लोग
K2 का वैल्यू निकाले। इसी तरह अलग अलग टाइम पे तुम K का वैल्यू निकालोगे, और K का वैल्यू अगर मान लो सेम आ गया सारे केसेस में, T1 T2 T3 सभी केसेस में अगर सेम आ रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3, अगर सेम आ रहा है, ये इस तरह सेम आते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। जो हम लोग एज्यूम किए थे वो करेक्ट था। अगर K का वैल्यू, अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू डिफरेंट आ गया, K1 और K2 ही डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो फिर हमको दूसरा एजम्पशन करना होगा। समझ में आ रहा है ना? जस्ट ये जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं ना हम लोग, वैसा ही है ये। तो देखो एक पर्टिकुलर तुम ऑर्डर एज्यूम करोगे, उस ऑर्डर में डेटा हम लोग डेटा तुमको दिया रहेगा। अब उस डेटा का यूज करके हम लोग हर एक टाइम इंटरवल के लिए, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे। K का वैल्यू अगर सारे टाइम इंटरवल के लिए सेम आ रहा है, इक्वल आते जा रहा है, इसका मतलब जो हम लोग एजम्पशन लिए हैं वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, मतलब वो जैसे इस केस में अगर सेम आ जाता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोग एज्यूम किए थे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। अगर ये K1 K2 और K3 इक्वल नहीं होता, ठीक है, या कोई दो भी इक्वल नहीं होता, तो फिर हमको क्या एज्यूम करना पड़ता? फिर नेक्स्ट ऑर्डर पे हम लोग जाते हैं, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम फर्स्ट सर ऑर्डर या, हाँ बोलो। सर वहाँ आफ्टर लिखे हैं टाइम से पहले। हाँ, ठीक है। आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर टाइम T1 या आफ्टर टाइम T2। ठीक है, तो ये अगर मान लो ये अगर करेक्ट हो जाता तब तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर करेक्ट नहीं होता तो फिर हमको क्या एज्यूम करना पड़ता? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमको इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ता? K इक्वल टू 1/T ln C0 बाय CT। तो देखो यहाँ पे C0 और CT, ये सारा डेटा तुमको यहाँ पे गिवन रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन में डेटा हमको दिया हुआ है, हर एक टाइम इंटरवल पे कंसेंट्रेशन गिवन है तुमको। तो यहाँ पे तुम निकालोगे ऐसे ही करके कि आफ्टर टाइम T1 क्या आ जाएगा? आफ्टर टाइम T1 K1 का वैल्यू निकालोगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/T1 और ln C0 बाय CT। उस समय जो कंसेंट्रेशन होगा यहाँ पे पुट करोगे। फिर आफ्टर टाइम T2 निकालोगे, तो K2 का वैल्यू आ जाएगा 1/T2 ln C0 बाय CT। तो यहाँ से फिर मैच करोगे कि K1 और K2 अगर बराबर हो गया तो जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो फिर सेकंड ऑर्डर एज्यूम करोगे। तो इसी तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको प्रेडिक्ट करना रहता है। समझ में आ रहा है ना? ये जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग जैसे लगाते हैं वही है हिट एंड ट्रायल मेथड। जब तक नहीं आ जाता है सेम तब तक करते रहो। सर जहाँ जहाँ पे आप CT लिख रहे हैं वहाँ पे T1 T2 मतलब 1 2 होगा ना, मतलब जिस हाँ, वो टाइम देख में। लेना, मतलब जिस टाइम पे निकाल रहे हैं हम लोग उसका कंसेंट्रेशन वहां पे पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, जिस टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कंसेंट्रेशन वहां पे पुट कर दोगे। ठीक है, C1 C2 ही कर लो। यहाँ पे जैसे कंसेंट्रेशन C1 पुट कर दिए, यहाँ पे C2 पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ भी C1 पुट कर दिए, ये C2। ठीक है, तो ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जनरली तभी अप्लाई करना है जब एक रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व हो। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तब फिर इसको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है तो हम लोग देख चुके हैं पूरा इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देख चुके हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर में या सेकंड ऑर्डर में भी हम लोग देख चुके हैं यस सर। कि इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उस केस में हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर जनरली एक ही रिएक्टेंट होगा तभी इस मेथड को डिप्लॉय करना है। हाँ बोलो। आप मतलब तो हेडिंग लिखवाए थे एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो हाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड किस कहा जा रहा है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट करके ही तो ये ऑर्डर प्रिडिक्ट किया जा रहा है ना। ये डेटा जो आएगा एक्सपेरिमेंट से ही आएगा ना, डेटा खुद तुमको थोड़ी ना मिल जाएगा। हाँ, डेटा मिल रहा है experiment तो से, डेटा ऐसा। के बेसिस पे ही तो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना ऑर्डर। डेटा नहीं रहेगा तो प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या? नो सर। डेटा का वैल्यू ही पुट करके हम लोग तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, इनिशियल हाँ रेट मेथड में भी। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल है इसलिए, क्योंकि डेटा का जरूरत हमको पड़ेगा।
बिना उसके हम लोग ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, या फिर इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड है, नेक्स्ट है फोर्थ मेथड, ये है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड को यूज करके हमको ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। तो हाफ लाइफ मेथड क्या है, जैसे देखो टी हाफ ये देख चुके हैं हम लोग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उस पे पावर n-1, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं k है, और इनटू 1/c0 पे पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम, और ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि टी हाफ इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर n-1 किसी भी ऑर्डर के लिए इक्वल टू k आ जाएगा, मतलब इस इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या, अगर मान लो किसी दो के लिए तुमको टी हाफ दिया हुआ है, ठीक है, टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है और उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो उससे हम लोग उसका ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो टी हाफ पहले वाले केस का दिया हुआ है तो इसको हम लोग T1 से डिनोट कर रहे हैं। ये T1 एक्चुअली टी हाफ फर्स्ट का है, ऐसे ही लिख लो, टी हाफ फर्स्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट केस का टी हाफ तुमको दिया हुआ है, ये फर्स्ट केस का है। ठीक है, 1 दे रहा है, और यहाँ पे हमको इनिशियल कंसेंट्रेशन C0, ये C0 या C1 लिख लो, इसको फर्स्ट वाले केस का हमको इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, और इस पे पावर क्या लिख लोगे n-1, और इसी तरह इसको इक्वेट करो, क्योंकि हर एक केस में इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, किसी कांस्टेंट k के ही इक्वल आएगा ना। जैसे हम लोग इक्वेट करते थे ना, बॉयल्स लॉ में यूज करते हैं, जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टी हाफ इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन पे पावर n-1, ये हर एक केस के लिए क्या होगा, अलग अलग कंडीशन चेंज करते जाएंगे तो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में अगर हमको टी हाफ सेकंड केस का दिया हुआ है, ठीक है, ये 2, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन C2 और पावर n-1, इसी तरह थर्ड केस का ये सारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो तुमको यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू पता होना चाहिए और इनिशियल कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए, तभी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर यहाँ पे n जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिनोट कर रहा है, तो ऑर्डर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो मेथड है, ये मेथड कब अप्लाई होगा, ये मेथड से जो n का वैल्यू आएगा, ये n का वैल्यू क्या डिनोट करेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिनोट करेगा। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट रहेगा, तो हम लोग देख चुके हैं हर एक रिएक्टेंट का इंडिविजुअल ऑर्डर होता है ना। जैसे अभी हाँ इससे सर। पहले पहले वाले केस देखे थे, ए बी और सी 3 रिएक्टेंट था, तीनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर अलग अलग था। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही देगा। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इस मेथड के थ्रू, हम लोग हाफ लाइफ मेथड के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि दिस मेथड गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इससे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही पता चलेगा हमको। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराते हैं। क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ NO with H2 takes place as, ठीक है, NO का रिडक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये मेथड, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2NO plus H2 N2 plus 2H2O। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ equimolar mixture of NO and H2 is taken at initial pressure of 350 mm of Hg, comma, total pressure reduces to
half its value after 121 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान देना, अगर सारे गैसेस इन्वॉल्व होंगे, तुम लोग को बताया भी था कि अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग कंसंट्रेशन को प्रेशर से भी रिप्लेस करते हैं, बताए थे ना। हाँ, कि अगर गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वहां पे हम लोग कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, प्रेशर के टर्म में तुमको दिया हुआ है, ठीक है। while if the initial total pressure is taken to 275 mm of Hg, then it reduces to half its value after 196 seconds. Calculate the order of the reaction, ठीक है। कैलकुलेट करो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा। यहाँ पे तुमको वही टी हाफ वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। और यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह तुमको इनिशियल प्रेशर गिवन है, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर प्रेडिक्ट करके बताओ ऑर्डर क्या आएगा सॉल्व करके। तो जो अभी एक्सप्रेशन बताया वही एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड वाला। आया किसी का? हेलो, एक सेकंड से कर रहे हो सॉल्व तुम लोग? हाँ सर। नहीं आया? सिंपल है, दोनों केस का तुमको प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर दोनों केस में दिया हुआ है और कैलकुलेशन उसका टी हाफ भी दिया हुआ है। एन का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। n equal to 3। हाँ, एन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 हो जाएगा। ना क्यों टाइम लगा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाले केस में हमको टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 350, और 350 पे पावर क्या आ जाएगा, n-1 होगा। और n2 इस केस में बोला गया है कि अगर इनिशियल प्रेशर इतना लिया गया है, टोटल इनिशियल प्रेशर, तो ये हाफ में रिड्यूस होता है कब, 121 सेकंड के बाद। मतलब टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 121 सेकंड दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में ये आ गया। सेकंड केस में देखो कि जब बोला जा रहा है कि इनिशियल टोटल प्रेशर 275 लिया गया है, उस समय ये हाफ वैल्यू में कितने टाइम बाद रिड्यूस होता है,
ये इस पे पावर n-1 और ये हाफ वैल्यू में रिड्यूस होता है 196 सेकंड्स के बाद। तो बस इसी को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है हमको। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, इधर उसको इधर ले आओ तो 350/275 और ओवरऑल पावर n-1 आ गया, और यहाँ पे इधर आ जाएगा 196/121। तो इसको हम लोग देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 14 का स्क्वायर हो गया और ये 11 का स्क्वायर है, इस पे पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ 350/275 इसको अगर कट करोगे 25 से तो ये कितनी बार में जाए, तो ये भी आ गया देखो 14/11 टाइम्स में आ गया, और ये n-1 आ गया। बस यहाँ पे बेस तुमको सेम लाना था, अब पावर इक्वेट कर दो, n-1 = 2, तो n का वैल्यू 3 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे 3। देखो तो यहाँ पे इस मेथड से कोई डाउट है किसी को क्या इसमें? तो इस मेथड से देखो n का वैल्यू जो 3 आया है ये ओवरऑल ऑर्डर है, मतलब पूरे NO और H2 इन दोनों का सम मिला के आया है 3। हम लोग अगर तुमसे यहाँ पे, हाँ, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया। अब यहाँ से अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा कि NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा और H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ये हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं कि रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग इस मेथड से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस मेथड से सिर्फ ओवरऑल ऑर्डर ही निकलेगा। ठीक है सर, हाँ बोलो। इतना जो डेटा दिया हुआ है उससे तो हाँ नहीं मिलेगा ना, मतलब इस मेथड का कोई दूसरे मेथड से भी नहीं ना होगा? तो दूसरे मेथड के लिए हमको अलग डेटा का जरूरत पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर निकालना था तो इस मेथड से, हर एक मेथड का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, इस मेथड से हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको रेस्पेक्टिव ऑर्डर अगर NO और H2 के रेस्पेक्ट में हमको पर्टिकुलर इन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना होगा तो फिर कोई दूसरा मेथड वो हमको दिया रहेगा, इनिशियल रेट मेथड यूज कर लेंगे, या फिर हिट एंड ट्रायल तो इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफ वाला मेथड, ग्राफ से भी आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा इस केस में। अगर रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में तुमको निकालना है, हर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे बेस्ट इनिशियल रेट मेथड वाला, वो तुमको उस टाइप से डेटा पता होना चाहिए तभी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली हाफ लाइफ को यूज करके हम लोग ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं, रेस्पेक्टिव ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ मेथड हो गया। इसमें एक और मेथड बचा हुआ है, ये है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, 5th मेथड है ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ठीक है, OST है ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, ये वाला मेथड, इसमें जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट लिया गया ए से बी और बी, और ये जा रहा है मान लो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, R=K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर x आएगा और कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेशन मेथड किया जाता है। आइसोलेशन मेथड मतलब कि एक एक रिएक्टेंट को हम लोग आइसोलेट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेट कैसे किया जाता है, तो पहला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया जाता है कि बी को एक्सेस में लिया जाता है, बी इज टेकन इन एक्सेस। ठीक है, बी का क्वांटिटी जो है बहुत ही लार्ज कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर y, ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग R=, ये K1 इंटू ए पे पावर x निकाल सकते हैं। यहाँ पे K1 क्या आ गया, K1 K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर y हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो ये हम लोग ए के रेस्पेक्ट में, अब ये क्या हो गया फर्स्ट, और अब ये सिंगल रिएक्टेंट में हम लोग इसको चेंज कर लिए। ठीक है, तो
तो यहाँ से एक बार हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं, अगर बी के रेस्पेक्ट, यहाँ से हम लोग ए के रेस्पेक्ट में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डेटा तुमको गिवन होगा। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं कि ए को एक्सेस में ले लेते हैं, ए इज टेकन इन एक्सेस। तो ए को अगर एक्सेस में लोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे ए पे पावर एक्स, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, ये वाला वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। Yes. ये हम लोग देख चुके थे, ये ये इस टाइप का किस में होता था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता Yes, था sir. ना, जहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं कि एक एक रिएक्टेंट को हम लोग आइसोलेट करते जा रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, वो आसान हो जाए। ठीक है, दो रिएक्टेंट होगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं ताकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मान लो K2 इसको एज्यूम कर लेते हैं, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई, वेयर K2 इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। तो यह है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तुमको कि हर एक अगर 3 रिएक्टेंट होंगे तो 3 रिएक्टेंट में और मुश्किल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे एक एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट करते जाओ, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में रखेंगे तो वो रिड्यूस होकर 2 रिएक्टेंट बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करते जाते हैं, मतलब ये इसीलिए है ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। तो नाम ही आइसोलेशन है, मतलब एक एक रिएक्टेंट को तुमको कांस्टेंट करते जाना है। कैसे कांस्टेंट करेंगे, उसका क्वांटिटी जो है बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब एक्सेस में ले लोगे तो वो ऑलमोस्ट उसके कंसंट्रेशन को चेंज करने पे कोई भी फर्क रेट पे उतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 5 मेथड्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड को यूज करके, ये सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ही हैं। ठीक है, ये सारे के लिए हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा का ही जरूरत पड़ेगा, तभी हम लोग, वो डेटा अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 मेथड्स हो गए जिसके थ्रू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इसी से प्रेडिक्ट किया भी जाता है, जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा से ही आता है। ठीक है, वो रिएक्शन देख के हम लोग कभी भी ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। तो ये देख लो, इन सभी मेथड में कोई भी मेथड में दिक्कत है क्या? मोस्टली देखो इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इनिशियल रेट मेथड से, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हीट एंड ट्रायल मेथड जनरली जरूरत नहीं पड़ेगा यूज करना। हाफ लाइफ मेथड, इससे भी क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ मेथड यूज करेंगे। और शुरुआत में ग्राफ वाला मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे, ये 3 मेथड्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है बुकलेट में, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। कोई डाउट है इसमें क्या किसी को? हेलो, किसी भी मेथड में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो सर मतलब मेथड समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद पता चले कैसे उसको। हाँ, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इसमें बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चंस सब, सारा मेथड वैसे ही है, मतलब जैसे बताए हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही इनिशियल रेट लॉ मेथड वाला है, ग्राफ वाला है। ठीक है, तो वो सबके लिए तुमको एक्सप्रेशन ध्यान रखना होगा। तो वो सब अगर पता रहेगा, वो सारा फॉर्मूला पता रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी का दूसरे पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड था रेट को प्रेडिक्ट करने का, सॉरी ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने था। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का प्रोग्रेस मॉनिटर करके हमको कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है या कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, या फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं इससे, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को मॉनिटर करके। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग।
जैसे ये दिया हुआ है 2NH3 गैस, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है, ये N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। ये बताए थे डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, ये किसी मेटल के सरफेस पे ही हो रहा होगा। ये कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, बताओ तो। फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट या सेकंड, जीरो में सर। ठीक है, वहां पे जनरली लिखाया गया था, जनरली वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। यहाँ पे तुमको मेंशन किया हुआ है कि ये गिवन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। वो तुमको ऑर्डर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जनरली जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वैलिड हो, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है और गिवन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे तुमको के का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है। और डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है देखो, टाइम और यहाँ पे टोटल प्रेशर लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ सारे गैसेस के फॉर्म में है, तो इसलिए प्रेशर के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जीरो, टाइम t इक्वल टू जीरो था, तो इसका कंसेंट्रेशन पी नॉट है। टोटल प्रेशर पी नॉट है, टोटल प्रेशर मतलब अभी इनिशियली तो सिर्फ अमोनिया गैस ही होगा, तो उसका प्रेशर पी नॉट है, ठीक है। यहाँ पे T1 है, तो T1 पे टोटल प्रेशर आ गया P1, टाइम T2 टोटल प्रेशर P2, T3 पे टोटल प्रेशर P3, इसी तरह टाइम P T इक्वल टू इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर आ गया P इन्फिनिटी, ठीक है। ये ऐसा तुमको डेटा दिया होगा है। अब हमको K का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ, ये प्रेशर के टर्म में हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दोनों मेथड हम लोग डायरेक्टली प्रेशर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और दूसरा हम लोग कंसंट्रेशन को भी हम लोग प्रेशर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखो, दोनों मेथड बता देते हैं तुम लोगों को। तो सबसे पहले देखो ये रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2NH3 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो T इक्वल टू जीरो पे ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर मतलब P नॉट। T इक्वल टू जीरो पे सिर्फ क्या होगा, वहां पे अमोनिया गैस ही होगा, तो जो भी प्रेशर होगा वो अमोनिया गैस की वजह से ही होगा। लेकिन T इक्वल टू T1 पे ये टोटल प्रेशर P1 है, P1 जो है ये टोटल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, मतलब T1 पे क्या हो रहा होगा, ये अमोनिया गैस जो डिकम्पोज हो गया होगा, N2 और H2 भी आ गया होगा वहां पे। तो इन तीनों का पार्शियल प्रेशर का जो सम है, इन तीनों का पार्शियल प्रेशर का जब सम लेंगे तो वो P1 के इक्वल है। समझ में आ रहा है ना? यस। टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द थ्री गैसेस, ठीक है। तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देना, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है। T इक्वल टू जीरो पे तो सिर्फ अमोनिया गैस ही होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब T इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कुछ हम लोग मान लेते हैं, इसका इनिशियली जो कंसंट्रेशन है C नॉट, ये इसका कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं A है, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन A ले रहा है, और इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब T इक्वल टू T पे, किसी टाइम T पे हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे x है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो यहाँ पे ये बचेगा कितना, A माइनस 2x, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x एज्यूम करोगे तो यहाँ पे 2 मोल है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में x डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2x डिसोसिएट हो जाएगा, तो कंसेंट्रेशन कितना बचेगा, ये C नॉट अगर A है तो CT क्या हो गया, A माइनस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना फॉर्म होगा, N2 कितना फॉर्म होगा बताओ तो, x फॉर्म होगा, और H2 कितना फॉर्म होगा, 3x फॉर्म होगा, क्योंकि 3 मोल से आगे तो A 1 से अगर x फॉर्म होता है तो 3 मोल से 3x फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो हम लोग लिखते थे, ये इसका एक्सप्रेशन जो आता था फर्स्ट ऑर्डर के केस में, K इक्वल टू 1/T ln C नॉट बाई CT, ऐसा ही एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये C नॉट जो था ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये C नॉट है
इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और CT क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, यस सर। एट टाइम t। यहाँ पे हमेशा जो इस एक्सप्रेशन में हम लोग लेते हैं सिर्फ रिएक्टेंट का ही कंसेंट्रेशन आता है। C0 भी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और CT जो है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। यहाँ पे कहीं भी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन नहीं आ रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आता है क्या? नहीं आता है, सारा रिएक्टेंट का ही कंसेंट्रेशन आता है। तो यहाँ पे प्रेशर, इसको हमको जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिख दें, इसका वैल्यू पुट करोगे तो K इक्वल टू 1/T। इस केस में अगर लिखे हम लोग ln C0 के जगह A पुट कर दिए और CT के जगह क्या पुट करोगे? A माइनस 2x पुट करोगे। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसको जो है A/A माइनस 2x को प्रेशर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तब प्रेशर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर दिया हुआ है हमको, ये क्या दिया हुआ है? टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ये T इक्वल टू T1 पे ये टोटल प्रेशर है P1, मतलब इसमें N2 का भी कंट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में जो हम लोग पुट करेंगे वो सिर्फ किसका आना चाहिए? हमको सिर्फ प्रेशर किसका आना चाहिए? रिएक्टेंट का ही आना चाहिए। इनिशियल Yes. प्रेशर भी रिएक्टेंट का होना चाहिए और प्रेशर एट टाइम t भी रिएक्टेंट का होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखो। तो इसको हमको क्या करना है? कंसंट्रेशन को हमको चेंज करना है प्रेशर में। तो ये देखो एक फॉर्मूला है, ये तुम लोग पढ़े होगे, P इक्वल टू CRT, पढ़े हो ना? हाँ सर। प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है ये क्या है? R और T अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बोल Yes, सकते sir. हैं ना? ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले केस में जो एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? इनिशियल प्रेशर है P0, टोटल प्रेशर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के इक्वल होगा। T इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो इनिशियल कंसेंट्रेशन A है और टोटल Yes, प्रेशर भी P0 है, ये दोनों तो अमोनिया की वजह से ही होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया। अब एट टाइम t, किसी टाइम t पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसी टाइम t पे बात करेंगे तो यहाँ पे pt मतलब ये टोटल प्रेशर है। yes, sir. तो pt टोटल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज। हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज सारे का सम लेना होगा हमको। तो a माइनस 2x प्लस x प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? Pt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया a प्लस 2x। इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, है ना? ये आ गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको ये वाला एक्सप्रेशन का टर्म निकालना है, a/a माइनस 2x। इसको हमको निकालना है प्रेशर के टर्म में, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं बताओ? प्रेशर के टर्म में फाइंड आउट करना है हमको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, चलो यहाँ पे एक चीज हम लोग कर रहे हैं, 2 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो देखो तो क्या मिलेगा हमको? सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे सेकेंड से, तो ये क्या आ जाएगा? इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा Pt माइनस P0, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस 2x माइनस a, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x। ये थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। 2x का वैल्यू निकल गया। हाँ सर। अब हमको क्या निकालना है? देखो यहाँ पे a का तो हमको पता है, a के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं P0 को,
लेकिन a माइनस टू एक्स की जगह हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, तो वो हमको निकालना है। तो a माइनस टू एक्स कैसे, कौन कौन सा एक्सप्रेशन से आ जाएगा, देखो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 1 में अगर 3 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का, तो 1 माइनस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, और इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, a माइनस टू एक्स। ठीक है, ये हमको मिल गया, ये फोर्थ इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, फोर्थ इक्वेशन इसको नहीं रखो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स पी नॉट और माइनस पी टी आ गया ना, 2 टाइम्स पी नॉट माइनस पी टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस टू एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग फोर्थ इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 आ गया ये। हो गया, हाँ सर। चलो तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से अब रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग a बाय a माइनस टू एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, a है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, और a माइनस टू एक्स यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, a माइनस टू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, 2 p नॉट माइनस pt आ गया ये। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग k इज इक्वल टू, जब जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन पूछा गया था उसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमको नहीं दिया हुआ था, कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ था, हमको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ था, तो आंसर भी हमको प्रेशर के टर्म में ही देना है। तो प्रेशर के टर्म में क्या आ गया, 1/T ln, अब a बाय a माइनस टू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, p नॉट बाय 2 p नॉट माइनस pt। ठीक है, तो ये हमारा k का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज किए, रिलेट किए पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तुम लोग डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी बात कर सकते हो, वो एक क्वेश्चन देंगे उसमें बताते हैं, पहले ये करो, ये देख लो, इसमें किसी को कहीं भी किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, सिंपल है, मतलब जस्ट हम लोग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ था, और हम लोग यहाँ देखो पीटी एक्चुअली क्या है, किसी टाइम t1 पे तुमको अगर पूछा जाए, पीटी क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर एट टाइम। हाँ टोटल प्रेशर एट टाइम टी, तो टोटल प्रेशर तो हमको दिया हुआ ही है ना एट टाइम टी पे। देखो टोटल प्रेशर टाइम t1 पे क्या दिया हुआ है, p1 दिया हुआ है, t2 पे क्या दिया हुआ है, p2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्ट उसी को। और इनिशियल प्रेशर तो हमको पता ही है, पी नॉट। क्या पी नॉट। क्या क्या पी नॉट, हाँ इनिशियल प्रेशर पी नॉट ही है, और पीटी क्या हो गया, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है, तो जिस टाइम पे तुमसे पूछा जाए उस टाइम पे हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, और के का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, तो किसी भी डेटा को यूज करके तुम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? सर तो ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, या किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा इस तरह का डेटा तो हम जनरल लोग इक्वेशन, यहाँ देखो क्योंकि कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट अगर चेंज करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन करके बताओ तो इस केस में क्या रिलेशन आएगा बताना। ए से जा रहा है ये 3b, ठीक है, चलो कोई भी गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, ठीक है, ए भी गैस है और बी भी गैस है, ठीक है। इफ द प्रेशर, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रेशर आफ्टर टाइम t was pt, तो ये pt आफ्टर टाइम t मतलब टोटल प्रेशर ये डिनोट कर रहा है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन प्रेशर का वैल्यू है, प्रेशर वाज p इंफिनिटी, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उस समय प्रेशर p इंफिनिटी है। देन
select the correct relation, select the correct relation। ठीक है, इसमें बताना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो एक्सप्रेशन चेंज होगा। पहला है 3p माइनस pt। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। ऑप्शन 2 है k इक्वल टू 1/t ln 2p इंफिनिटी। ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 है, तुम लोग डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में भी बात कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन से रिलेट करना है। जैसे वो सब किए होगे ना तुम लोग, उसमें डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में सीखे हो ना, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो वहां पे तो डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में यूज करते ही थे हम लोग। यस सर। वही सही सेम करना है तुमको। k इक्वल टू 1/t ln 2p इंफिनिटी बाय 3p इंफिनिटी माइनस pt। अच्छा, यहाँ दोनों ऑप्शन सेम हो गया क्या? 2 और 3, 2 और 4 सेम है क्या? यहाँ पे चेंज कर लो, ये हो गया 3p। ठीक है, ये ध्यान देना 3 बाहर है यहाँ पे। चलो इसमें से बताओ कौन सा होगा। चलो देखो, इसको हम एक बता देते हैं कि डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में कैसे करोगे तुम लोग। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में एक हम लोग पहला वाला केस देख चुके हैं, ये रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन के टर्म में कंसंट्रेशन को हम लोग प्रेशर से रिलेट किए थे। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में बता रहे हैं। इसको भी कर सकते हो वैसे, कंसंट्रेशन से रिलेट करके कर सकते हो, बट डायरेक्ट प्रेशर वाला बता रहे हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, तो देखो जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छे से देखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है इस टाइप की क्वेश्चन। तो ए से 3b जा रहा है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में यूज करेंगे। T इक्वल टू 0 पे, और ये दोनों गैसेस है, ए और बी दोनों गैसेस है, तो T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं P0। इनिशियल टोटल प्रेशर P0 है और ये 0 है। T इक्वल टू T पे मान लेते हैं इसका कुछ x अमाउंट ये कम हो गया, तो P0 माइनस x, और ये कितना होगा 3x होगा। इसकी वजह से प्रेशर कितना बढ़ेगा 3x होगा ना। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हो गया, हम लोग PT लिख रहा है। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ A एट टाइम t। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बोला जा रहा है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इन्फिनिटी। तो P इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बताओ तो। देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, A पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, 0। रिएक्शन कम, हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया है तो A का कंसंट्रेशन क्या हो, A का प्रेशर, सॉरी A का प्रेशर 0 हो जाएगा, और B की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा 3p0 हो जाएगा। बताओ तो, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि सारा चेंज किस में हो जाएगा, B में चेंज हो जाएगा। तो P0 था तो उससे कितना हो जाएगा, ये 3p0 हो जाएगा। ये अगर P0 पूरा खत्म हो जाएगा तो P0 से ये 3p0 टाइम्स बढ़ गया होगा ना प्रेशर T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। यस कोई सर। डाउट है यहाँ तक? ये डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। बस अब हो गया, अब ये लिख लिए। अब देखो एक्चुअली हमको क्या चाहिए, हमको इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, k इक्वल टू 1/t ln P0 बाय
पी नॉट माइनस एक्स, ठीक है, ये पी नॉट माइनस एक्स के फॉर्म में हमको पुट करना है। अब देखो एक्चुअली हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको ना तो पी नॉट दिया हुआ है और ना ही एक्स दिया हुआ है, ना तो पी नॉट दिया हुआ है ना ही एक्स दिया हुआ है, हमको पीटी दिया हुआ है और पी इंफिनिटी दिया हुआ है। तो इन्हीं दोनों टर्म में हम लोग पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पीटी और पी इंफिनिटी के टर्म में ही हमको रिप्रेजेंट करना होगा। ना क्वेश्चन में हमको पी नॉट भी मेंशन नहीं है और एक्स भी मेंशन नहीं है, हमको पीटी मेंशन किया हुआ है। तो पीटी के टर्म में और पी इंफिनिटी मेंशन किया हुआ है, तो इसी दोनों टर्म में देना आंसर। तो देखो हम लोग पीटी को क्या लिख सकते हैं, पीटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स और प्लस 3x, यही होगा पीटी, क्योंकि ये टोटल प्रेशर है सभी का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिला के। तो यहाँ से पीटी क्या आ गया, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट पी नॉट प्लस 2 प्लस 2x आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, देखो x का वैल्यू आ गया पीटी माइनस पी नॉट बाई 2। चलो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखो ये t इक्वल टू टी पे हम लोग बात कर रहे थे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखो p इन्फिनिटी का वैल्यू आ गया 3 पी नॉट, है ना, p इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 पी नॉट आ गया। तो यहाँ से p नॉट का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ p इन्फिनिटी, तो p नॉट क्या वैल्यू क्या आ गया, p इन्फिनिटी बाय 3 आ गया। चलो अब देखो यही p नॉट का वैल्यू जो p इन्फिनिटी बाय 3 आया था यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में x के इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ p नॉट, यहाँ पे p नॉट का वैल्यू पुट करोगे तो p नॉट का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, pt माइनस, देखो p नॉट को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, p इन्फिनिटी बाय 3 और नीचे ओवरऑल बाय 2 है। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, ये 3pt, तो 3 टाइम्स pt आ गया माइनस p इंफिनिटी और नीचे आ गया 6। देखो आ गया x का ये वैल्यू 3pt माइनस p इंफिनिटी बाय 6, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और p नॉट का वैल्यू आ चुका है p इंफिनिटी बाय 3 आ चुका है। तो बस जो एक्सप्रेशन था हमारा, एक्सप्रेशन क्या था, k का एक्सप्रेशन क्या था बताओ, ऊपर जो मेन एक्सप्रेशन था क्या है, 1/t ln p नॉट बाय p नॉट 2 p माइनस नॉट x, ठीक है, p नॉट बाय p नॉट माइनस x। अरे इस क्वेश्चन में तो यही आएगा ना, p नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और इनिशियल प्रेशर है और इसका प्रेशर है टाइम t क्या है, रिएक्टेंट का। हम लोग इक्वेशन में प्रोडक्ट का थोड़ी ना लेते हैं, हमको कंसंट्रेशन भी हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेते थे और प्रेशर भी किसका लेना है, हमको रिएक्टेंट का ही लेना है। समझ में आ रहा है ना, हेलो। सर पिछला वाला एक्सप्रेशन दिखाइए, तो मतलब जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। ये तो वो तो उस क्वेश्चन के लिए वैलिड था, बताए तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो एक्सप्रेशन भी तो चेंज होगा ना, वो एक्सप्रेशन हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना यूज करेंगे हम लोग, हर एक जैसे जैसे कोफिशिएंट चेंज होगा एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होते जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो प्रोसेस समझो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पे k का एक्सप्रेशन अगर लिखना है हमको तो हमको किसका प्रेशर पुट करना है, इनिशियल प्रेशर p नॉट रिएक्टेंट का और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो किसी टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, p नॉट माइनस x है, तो ये क्या आ गया ln p नॉट बाय p नॉट माइनस x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना तो हमको p नॉट के टर्म में दिया हुआ है ना ही x के टर्म में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में हमको लाना है। तो यहाँ पे p नॉट का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, p नॉट ये p इंफिनिटी बाय 3 आ गया है, p इंफिनिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है और x का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, x का वैल्यू आ चुका है 3pt माइनस p इंफिनिटी बाय 6। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने पे बताओ आंसर किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे p नॉट की जगह पुट कर दोगे p इंफिनिटी बाय 3 और यहाँ नीचे p नॉट की जगह p इंफिनिटी बाय 3 और माइनस x की जगह क्या पुट करोगे 3pt माइनस p इंफिनिटी बाय 6।
चलो इसी को सॉल्व करो, इसी को सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, हाँ यही आ जाएगा। ठीक है देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सब लोग सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/t ln, और ये एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 ऊपर गया तो 2 टाइम्स p इंफिनिटी आ जाएगा, और इधर क्या बच गया, यहाँ पे एलसीएम 6 लिया तो 3 आ जाएगा, और ये आ गया p इंफिनिटी माइनस pt। ठीक है यही है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हर एक केस में एक्सप्रेशन सेम नहीं रहेगा, कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। और क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कौन कौन सा एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है उसी के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। पी नॉट और एक्स नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसलिए उसको हमको एलिमिनेट करना था, जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में देना है आंसर। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली किस फॉर्म में देख रहे थे, डायरेक्टली प्रेशर के टर्म में निकाले। इसको तुम लोग कंसंट्रेशन से रिलेट करके भी कर सकते हैं, तो इससे पहला वाला जो मेथड बताए थे उसमें कंसंट्रेशन से रिलेट करके किए थे, उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट प्रेशर के फॉर्म में करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें किसी को, देख लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये सारा क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी देखना, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है, तुमको एक्सप्रेशन पूछेगा, के का एक्सप्रेशन पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बना लेना, 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करो, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस कोफिशिएंट चेंज होगा वहां पे, तो उसमें बना के देखना, अब बन जाएगा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस सेम ही फॉलो करना है सारे में। हाँ बोलो। सर उस डाउट सेशन वाले जो ग्रुप है उसमें हम सारा ऐड कर दिए हैं, लेकिन हम उसका यूज कैसे करते हैं, और उसमें हम लोग क्वेश्चन भेजेंगे हाँ, क्वेश्चन जो डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन फोटो खींच के भेजो। मतलब उसमें आप फिर आप रिप्लाई कर मतलब रिप्लाई आप सॉल्व पर क्वेश्चन भेजिएगा। हाँ वो भेज देना उस पे, वो क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या फिर ग्रुप में भी सॉल्व करके दे देंगे, कहीं भी जहाँ पे होगा। ठीक है, उस वो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ये भेज दे रहे हैं पीडीएफ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।